कल्पना करें कि आपके सामने एक दर्पण है, लेकिन ये कोई साधारण दर्पण नहीं है। ये आपका चेहरा नहीं बल्कि आपके भीतर छिपी सच्चाई दिखाता है। ये है आपके मन का दर्पण। आज हम इसी दर्पण के सामने खड़े होने वाले हैं, जिसका सामना करने से अक्सर हम सब बचते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे ओशो की शिक्षाओं पर आधारित हैं, जो मन, चेतना और मतलब आजादी की परतों को खोलते हैं। और हमारी आज की इस गहरी बातचीत का मिशन यही समझना है कि इस दर्पण को कैसे देखें, इस पर जमी धूल को कैसे साफ करें और इसके पार उस असली स्व को कैसे पहचानें जिसकी बात ओशो करते हैं। ये एक तरह से अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने जैसा है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। मन, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर इसका मतलब क्या है? क्या ये हमारा दिमाग है, हमारी भावनाएं? स्रोत में ओशो इसे भीड़ कहते हैं, जो एक बहुत ही शक्तिशाली छवि है। इसका क्या मतलब है? ये एक बेहतरीन सवाल है। ओशो के अनुसार मन कोई एक चीज नहीं है। ये विचारों, यादों, डर, उम्मीदों और इच्छाओं का एक बाजार है, एक भीड़ जहाँ हर कोई चिल्ला रहा है और आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। जैसे सड़क पर ट्रैफिक चल रहा हो। बिल्कुल, आप सड़क पर खड़े हैं और ट्रैफिक लगातार चल रहा है। यही मन है। और ओशो कहते हैं मन चलने के लिए पैदा हुआ है, तुम देखने के लिए पैदा हुए हो। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हमारा काम इस ट्रैफिक को रोकना नहीं बल्कि सड़क के किनारे खड़े होकर उसे देखना है। देखना, रोकना नहीं। ये सुनने में जितना सरल है, करने में उतना ही मुश्किल लगता है। खासकर तब जब स्रोत में 2015 की UCLA की एक स्टडी का जिक्र है। हाँ? जो कहती है कि हमारा मन हर दिन लगभग 60,000 विचार पैदा करता है। हाँ, 60,000। 60,000। कोई हैरानी नहीं कि दिन के अंत में बिना कुछ किए भी थकान महसूस होती है। ये तो एक दिमागी मैराथन है जो हम हर दिन दौड़ते हैं। बिल्कुल। और समस्या वो 60,000 विचार नहीं है। समस्या ये है कि हम हर विचार की गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके साथ सफर पर निकल पड़ते हैं। हाँ। हम भूल जाते हैं कि हम ड्राइवर नहीं बल्कि सिर्फ एक दर्शक हैं जो सड़क के किनारे खड़ा है। विचारों का चलना एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। उनसे हमारा जुड़ाव, उन्हें अपनी पहचान बना लेना। समस्या वहाँ से शुरू होती है। बिल्कुल। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अगर मन स्वाभाविक रूप से एक साफ दर्पण की तरह है, तो ये इतना धुंधला क्यों है? इस पर इतनी धूल कहाँ से आई? स्रोत इसका कारण समाज को बताते हैं। हाँ, और ये प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। बचपन से इस दर्पण पर लिखना शुरू कर दिया जाता है। हर कोई अपनी राय की एक परत चढ़ा देता है। माता पिता कहते हैं अच्छे बच्चे ऐसा करते हैं। शिक्षक कहते हैं आपको सफल होना चाहिए। समाज कहता है लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे ये बाहरी आवाजें हमारी भीतरी आवाज बन जाती है। हम खुद को इन आवाजों के जरिए देखने लगते हैं। एक मिनट, स्रोत में 2021 की एक बिहेवियरल आइडेंटिटी स्टडी का भी जिक्र है, और ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। हाँ। ये कहती है कि हमारी 95% पहचान बचपन की कंडीशनिंग से बनती है। 99%। 95%। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो करियर चुन रहे हैं, जिस तरह से हम प्यार करते हैं, वो असल में हम नहीं बल्कि बचपन का कोई प्रोग्राम कर रहा है? काफी हद तक हाँ। इसका मतलब यही है कि हम असल में खुद को नहीं बल्कि समाज द्वारा बनाए गए एक संस्करण को देख रहे हैं। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और समाज की अपेक्षाओं का एक प्रतिबिंब बन जाते हैं। जैसा कि स्रोत के शब्दों में कहा गया है, तुम असल में तुम नहीं, तुम समाज की बनाई हुई एक फाइल हो। और हम उस फाइल को ही अपनी असली पहचान मानकर जीते रहते हैं। सही बात है। तो ये जो कंडीशनिंग है, ये जो फाइल है, क्या इसी से उस चीज का जन्म होता है जिसे हम अहंकार या ईगो कहते हैं? वो आवाज जो हमेशा कहती है मैं? बिल्कुल। अहंकार इसी धुंधले दर्पण पर सबसे गहरा और सबसे चिपचिपा धब्बा है। ये मन में चुपचाप फुसफुसाता है, मैं खास हूँ, लोग मुझे देखें, मैं गलत नहीं हो सकता। ये एक ऐसी पहचान है जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है। अच्छा। इसे हमेशा दूसरों से तारीफ, मान्यता और ध्यान चाहिए। इसीलिए ओशो कहते हैं कि अहंकार आपको खुद से नहीं बल्कि दुनिया से जोड़ता है। मतलब अहंकार हमेशा बाहर देख रहा होता है, अपनी छवि दूसरों की आंखों में ढूंढ रहा होता है। इसलिए जब तक ये है, दर्पण साफ नहीं हो सकता, क्योंकि हम भीतर देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ये तो ऐसा है जैसे कोई अपनी कार की खिड़की अंदर से साफ करने के बजाय बाहर की धूल पहुंच रहा हो। बहुत अच्छी उपमा है और विज्ञान भी इस दर्शन का समर्थन करता है।
2016 के स्टैनफोर्ड के एक अध्ययन में पाया गया कि ईगो मस्तिष्क के नैरेटिव सेंटर में बनता है। नैरेटिव सेंटर? हाँ, मतलब ये एक कहानी है जो हमारा दिमाग खुद को और दुनिया को सुनाता है। इसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। ये आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं, जिसे बदला जा सकता है। हाँ, आप सॉफ्टवेयर को बदल सकते हैं। तो जब स्रोत कहता है ईगो कहानी है, तुम साक्षी हो, तो इसका मतलब है कि अहंकार से लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ने से वो और मजबूत होता है। बस उसे एक कहानी की तरह देखना है जो मन सुना रहा है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने समस्या देख ली, विचारों की भीड़, कंडीशनिंग की धूल और अहंकार का धब्बा। तो अब सवाल यह है कि इस दर्पण को साफ कैसे किया जाए? ओशो का जवाब बहुत सरल लगता है, ध्यान, मेडिटेशन। हाँ, और ये सुनना बहुत सरल लगता है, बस देखो। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि शुरुआत में ये सबसे मुश्किल कामों में से एक हो सकता है। हमारा मन देखने का आदी नहीं है, वो उलझने का आदी है। तो ये प्रक्रिया सरल है पर आसान नहीं। ओशो कोई जटिल तकनीक नहीं बताते। वे कहते हैं सांस अंदर जाए, सांस बाहर जाए, और तुम बस देखो, सिर्फ देखो। हाँ, ये कोई अभ्यास नहीं, ये एक रूपांतरण है। जैसे ही आप विचारों को सिर्फ देखना शुरू करते हैं, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, वे अपनी पकड़ खो देते हैं। वे आकाश में बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। और इसका असर सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक स्तर पर भी होता है। बिल्कुल। 2019 की MIT की एक स्टडी से पता चलता है कि ध्यान मस्तिष्क के फियर सेंटर यानी अमिगदला की गतिविधि को 38% तक कम कर देता है। 38%? 38%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में हमारे दिमाग के डर वाले हिस्से को शांत कर रहा है। मतलब दर्पण पर जमी डर की धूल सचमुच साफ हो रही है, न्यूरोलॉजिकल लेवल पर। बिल्कुल, ये हमारे अस्तित्व के हार्डवेयर को रीप्रोग्राम करने जैसा है। जैसे जैसे डर कम होता है, मन शांत होता है और दर्पण की सतह साफ होने लगती है। ठीक है, तो ध्यान से हम विचारों के ट्रैफिक को देखना शुरू करते हैं। लेकिन जब ट्रैफिक थोड़ा धीमा हो जाता है, जब शोर कम होता है, तब क्या होता है? क्या यही वो जगह है जहां जागरूकता या अवेयरनेस की बात आती है? हाँ, जागरूकता ध्यान का ही नतीजा है। यह वह स्थिति है जब विचार इतने धीमे पड़ जाते हैं कि आप उनके बीच के खाली स्थान को महसूस करने लगते हैं। खाली स्थान? हाँ, और उस खालीपन में आप पहली बार खुद को बिना किसी परत या मुखौटे के देखते हैं। इसी को ओशो साक्षी कहते हैं, यानी वह जो सब कुछ देख रहा है। साक्षी होना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब मुश्किल लगता है। इसका अनुभव कैसा होता है? क्या इसका मतलब भावनाहीन हो जाना है? बिल्कुल नहीं। साक्षी होने का मतलब उदासीन या भावनाहीन होना नहीं है। इसे ऐसे समझे जैसे आप सिनेमा में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। अच्छा? आप किरदारों के लिए खुश या दुखी हो सकते हैं, आप हंस सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप स्क्रीन पर नहीं हैं, आप कुर्सी पर बैठे हैं। आप फिल्म का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, यही विचारों के साथ करना है। उन्हें महसूस करें, लेकिन ये जाने कि आप विचार नहीं बल्कि उन्हें देखने वाले हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। तो जागरूकता का मतलब है सिनेमा हॉल में अपनी कुर्सी पर वापस बैठ जाना। हाँ, और स्रोत में 2020 की एक कॉन्शियसनेस मेटा एनालिसिस का भी उल्लेख है, जो बताती है कि जागरूकता हमारी संज्ञानात्मक स्पष्टता को 45% तक बढ़ाती है। 45%? सरल शब्दों में कहें तो सोच में सफाई आ जाती है। दर्पण अब इतना साफ है कि आप सिर्फ विचारों को ही नहीं बल्कि उस चेतना को भी देख सकते हैं जो विचारों के पीछे है। सही कहा। आप सिर्फ फिल्म नहीं देख रहे, अब आपको ये भी पता है कि आप देखने वाले हैं। लेकिन एक और चुनौती है। मान लीजिए हमने ध्यान से दर्पण साफ कर भी लिया, पर इच्छाएं यानी डिजायर वो उस धुंध के बादल की तरह हैं जो साफ हुए दर्पण को बार बार ढक देती हैं। हाँ। आज नई कार, कल नया फोन, फिर नया रिश्ता। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। ये मन का सबसे चालाक खेल है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, मन तुरंत 10 नई इच्छाएं बना लेता है। ये एक क्षितिज की तरह है, आप जितना उसके पास जाते हैं वो उतना ही दूर चला जाता है। जैसा कि ओशो कहते हैं, डिजायर एक दौड़ है जिसमें फिनिश लाइन होती ही नहीं। तो इसका मतलब हमारा दिमाग ही हमें धोखा देने के लिए बना है। स्रोत में 2018 की येल की एक स्टडी का जिक्र है जो कहता है कि इच्छा एक डोपामीन लूप बनाती है। हाँ, डोपामीन लूप। डोपामीन हमें खुशी नहीं बल्कि किसी चीज को पाने की चाहत देता है। मतलब विज्ञान कह रहा है कि हम हमेशा अगले हिट के पीछे भागने के लिए वायर्ड हैं, और ओशो इसी वायरिंग को हैक करने की बात कर रहे थे।
बिना डोपामीन का नाम लिए। कमाल है ना? ये एक शानदार कनेक्शन है। हमारा जैविक सिस्टम हमें दौड़ाने के लिए बना है, संतुष्ट होने के लिए नहीं। इच्छा का काम हमें भविष्य में उलझाए रखना है ताकि हम वर्तमान में कभी टिक ही न पाएं। और जागरूकता का काम? और जागरूकता का काम हमें वर्तमान में वापस लाना है। ये एक तरह की रस्साकशी है। तो फिर असली स्वतंत्रता क्या है? क्या ये सभी इच्छाओं को खत्म कर देना है, सन्यासी बन जाना? ओशो के अनुसार ये वो अवस्था है जब जागरूकता अपने चरम पर होती है। बिल्कुल। स्वतंत्रता का मतलब इच्छाओं का न होना नहीं है, बल्कि इच्छाओं के गुलाम न होना है। जब जागरूकता पूरी तरह से मौजूद होती है तब विचार आते हैं पर आपको छूते नहीं। इच्छाएं उठती हैं पर आपको खींच नहीं पाती। अहंकार आवाज देता है पर आप सुनकर मुस्कुरा देते हैं। आप नदी के बीच में नहीं, किनारे पर खड़े होते हैं। सब कुछ होता है पर आप उससे अछूते रहते हैं। यही मन से मुक्ति है, मन के पार जाना। ये बाहरी स्वतंत्रता नहीं कि आप जो चाहें कर सकें। यह आंतरिक स्वतंत्रता है जहां मन आप पर हावी नहीं हो सकता। सही कहा। यही पता चलता है कि आप असल में कौन हैं, वो जो इस पूरे खेल को देख रहा है। आप फिल्म के किरदार नहीं बल्कि दर्शक हैं। और अंततः आप ये भी महसूस करते हैं कि आप सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि वो स्क्रीन भी हैं जिस पर ये पूरी फिल्म चल रही है, शांत, स्थिर और अछूता। तो इस पूरी गहरी बातचीत से जो हमने सीखा उसे अगर समेटना हो तो कुछ मुख्य बातें जो स्रोत से निकल कर आती हैं वो ये हैं। पहली, मन एक दर्पण है और चेतना उसे देखने वाली रोशनी। हाँ। दूसरी, सामाजिक कंडीशनिंग और अहंकार वो सबसे बड़े भ्रम हैं जो इस दर्पण को धुंधला करते हैं। बिल्कुल। तीसरी, इच्छा एक अंतहीन दौड़ है जो हमें हमेशा भविष्य में भटकाती है। हाँ। और चौथी, ध्यान और जागरूकता इस दर्पण को साफ करने के सबसे कारगर उपकरण है। और सबसे बड़ा सबक है, जो मन को देख लेता है वो मन से मुक्त हो जाता है। ये निष्क्रिय होकर देखना नहीं है कि बस बैठे रहें और कुछ न करें, बल्कि यह देखने की एक सक्रिय और परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप देखते हैं चीजें अपने आप बदलने लगती हैं, बिना किसी संघर्ष के। आप धूल को हटाते नहीं, आप बस रोशनी बढ़ाते हैं और धूल अपने आप दिखने लगती है और गायब हो जाती है। यह अन्वेषण सिर्फ मन को समझने के बारे में नहीं था, बल्कि उससे पार जाने की एक यात्रा थी। ये हमारी नकली पहचान को खोलने, अहंकार को तोड़ने और अपनी असली उपस्थिति से मिलने के बारे में है। और जाते जाते एक विचार, अगर मन एक दर्पण है, विचार सिर्फ उस पर पड़ने वाले प्रतिबिंब हैं और अहंकार एक कहानी है, तो वो कौन है जो इस सब को देख और जान रहा है? वो साक्षी कौन है?